हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना सैंपल पेपर और हम डिस्कस कर रहे थे 2024 का सैंपल पेपर। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखा और जो प्रीवियस आपके 2 लेक्चर थे उसमें हमने जो आपका पेपर था उसे एनालाइज किया, पैटर्न को देखा और हमने सारी चीज़ें देखी, जैसे कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, कितना ड्यूरेशन है आपके पास, कितना टाइम है पेपर को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का, एक सीक्वेंस हमने देखा था। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 30 हैं और उन 30 नंबर के क्वेश्चन में कुछ एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं 1-1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के, कुछ 3 नंबर के, कुछ 4 नंबर के आपके पास आते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हमने 2 बार यहाँ पर देखा है। अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं या क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका सैंपल पेपर है वैसे ही आपका जो एग्जाम्स होते हैं, जो पेपर होते हैं वो आते हैं। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लेके आएंगे। ये सैंपल पेपर है, हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम है, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, बाकी पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो ये था, जिसमें हमने बात की थी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स में क्या डिफरेंस होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके पास जो आया है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में इतना सारा नहीं लिखना है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तब आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे पास आया है, ये भी सेम 2 नंबर का हमारे पास है, जिसमें हमें पूछा गया था पादप ऊतक का नाम लिखिए, प्लांट टिश्यू का नाम बताना था। यहाँ पे पहला कौन सा, पौधे में भोज्य पदार्थ का जो वहन करता है, दैट ट्रांसफर फूड मटेरियल्स इन प्लांट, पहला। सेकेंड है पौधे में जल व खनिज लवणों का वहन करता है, यानी दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है वो है दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, ये 2 नंबर का आपके पास आता है। सेकेंड है मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, यानी कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। अब जो पहले 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, आपको करना क्या है, जल्दी से आपको ये डायग्राम बना लेना है, जो कि हमने इस प्रकार से बनाया था। जल्दी से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि इस डायग्राम में आपको टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे डेकोरेट करके बनाना है डायग्राम को, कलर करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि डायग्राम में पता ही ना चले कि आप कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस प्रकार से जल्दी से डायग्राम बना लेंगे, टाइम टेकिंग नहीं है। और वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। आपके पास एक डेफिनेशन आई है कि यहाँ पर आपके हार्ट में एक पूरी कार्डियक साइकिल में जो ब्लड है वो आपके हार्ट में 2 बार जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे सर्कुलेशन क्या है और क्यों होता है। आप अगर इतना कर देंगे तो इनफ है इतना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरी प्रोसेस समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे इसमें पूरी प्रोसेस समझाई गई है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। कब, जब आप एग्जाम में बैठे हों, अकॉर्डिंग टू नंबर देखना है। आपने डायग्राम बनाना है और देखना है कि जो पूरा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, क्योंकि उसे क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, CO2 को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये तब होता है जब आपका हार्ट पंप करता है। हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो एक साइकिल में 2 बार आता है। ठीक है, एक पूरी बॉडी से ब्लड हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक सेकेंड टाइम कब आता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो आपने कहा इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसे आप अपनी लैंग्वेज में बना करके लिखेंगे। ध्यान रखेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन यानी कि सीक्वेंस वाइज आपको आंसर करना है। जैसे कि प्रोसेस आप बता रहे हैं तो थोड़ा सीक्वेंस वाइज आप चलेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन है जो ऑप्शन में आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा उसमें निम्नांकित भागों को दर्शाइए। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है और उनमें जो भाग दर्शाना है वो है ट्रेकिया, चलिए अब हमने बोला आपको क्या बनाना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, जिसमें आपको बताना है ट्रेकिया, एल्विलाई और लंग्स आपको दिखाने हैं। ठीक है,
इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आए हैं, अगर आप ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो सेकंड क्वेश्चन है, मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा उसमें निम्न भागों को दर्शाइए। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। ठीक है, आपको क्या बनाना है, एंडोक्राइन सिस्टम बनाना है जिनमें दिखाना है थायराइड ग्लैंड को, टेस्टिस को और पैनक्रियास को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा, हम क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर तो दोनों ही क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो या तो आप इसे करेंगे या इसे करेंगे, जो भी आपको आता होगा आप उनमें से एक ही क्वेश्चन अटेंड करेंगे, दोनों को नहीं करेंगे। आपने दोनों कर भी लिए हैं और बहुत अच्छे से भी आपने एक्सप्लेन किए, फिर भी आपको जो नंबर मिलेंगे वो 3 ही मिलेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो भी आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो सर्कुलेशन से रिलेटेड था। और ये जो आपके पास आते हैं सिर्फ आपको डायग्राम बनाने हैं और ये पार्ट दिखाने हैं। कोशिश ये करनी है कि जो डायग्राम बनाएंगे वो क्लियर होने चाहिए डायग्राम, ठीक है, और आप उनके क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे। जो आपसे पूछे गए हैं आप उन्हीं को लेवल करेंगे, सब कुछ लेवल ना करें, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ अपना डायग्राम यहाँ पे दिखाना है। अगर ये है कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो जो पूछे गए हैं वो जो पार्ट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर देंगे। अगर आपको पूरा लेवल करना है तो जो पार्ट पूछे गए हैं उन्हें हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि समझ आ जाए कि जो पूछा गया वो आपने यहाँ पर क्या किया है, दिखाया है। ठीक है, जो पहले ही दिख जाए। तो चलिए, आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया था तो इस प्रकार से हमने बनाया था। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ट्रैकिट्स है। यहाँ पे ये लंग्स बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रैकिया है आपने कहा वो डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, ये ब्रोंकाई है। और ब्रोंकाई से आप बनते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल है। इससे बनते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, सेकेंडरी से बनते हैं टर्शरी, और टर्शरी से इस प्रकार से फाइनल जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो पूछे क्या गए हैं आपसे, ट्रैकिया पूछा गया है तो ये है ट्रैकिया, एल्विलाई पूछा गया है तो ये है एल्विलाई, ठीक है, लंग्स पूछे गए हैं तो ये है लंग्स, ठीक है। ये क्या है, एल्वेलाई है। ये क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है। जो पार्ट पूछे गए हैं वो ये हैं। अगर और ज्यादा डिटेल में आपको बताना है तो जैसे कि मैंने कहा है कि ये जैसे आपने ये हाईलाइट कर लिया है, ठीक है, एक लंग्स को आपने इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया है और जो यहाँ पे एल्वेलाई है उसे आपने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं पूरा डायग्राम, तो जिसमें आपको सबसे पहले नेजल कैविटी बताई जाती है, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले नॉस्ट्रल्स आते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद का जो पैसेज है वो नेजल कैविटी आपके पास आता है, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद आपके पास आता है फेरेंक्स और आपके पास आता है लैरेंक्स यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो पार्ट्स आता है वो है ट्रैकिया वाला, ठीक है। ट्रैकिया जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जिनके अंदर है इनको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। और लंग्स के लास्ट में जो बलून जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जो बलून जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं यहाँ पर, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो है ये हार्ट का डायग्राम बना रखा है। इतने ही तक आपको क्या है, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको बताया गया है। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली 3 नंबर जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपको खुद से बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसमें सारे पार्ट्स आपको क्या करने हैं, दिखाने हैं। यहाँ पर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको आपने बनाया होगा, तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में से नोट करेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर बना लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे यहाँ पर किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड दिखा रखी है। तो जैसे कि आपके पास जो ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन था वो आपके पास पहले भी आया था एमसीक्यूज में जब आपने बात की थी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप की हमने पढ़ी थी। ये जो क्वेश्चन आपका आया है वो किस चैप्टर से आया है, आपके पास एक चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने बात की थी यहाँ पर अपने नर्वस सिस्टम के बारे में।
हमने बात की थी कुछ हार्मोन्स के बारे में, कुछ ग्लैंड्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें आपने एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ा था। ग्लैंड दो टाइप की हमने पढ़ी थी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में हमने क्या बोला था? हमने कहा था एंडोक्राइन को हम डक्टलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। और एक्सोक्राइन में होते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड। प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड यहाँ पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके आपके सारे एग्जाम्पल आ रखे हैं। सारे क्या है? डक्टलेस है, इनमें डक्ट नहीं पाया जाता है। इट मीन्स ये अपना सिक्रीशन कहाँ सिक्रीट करती हैं? ब्लड में सिक्रीट करती हैं, और ब्लड तब जाकर के इनके सिक्रेशन को टारगेट साइट तक लेकर के जाता है। इतनी बातें क्लियर है? अगर एक्सोक्राइन है, हमने कहा इनमें क्या होती है? यहाँ पे ग्लैंड नहीं, प्रेजेंस ऑफ डक्ट होगा। अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें तो इनमें डक्ट होती हैं, जैसे कि आपने कहा लीवर, जैसे आपने कहा लाइवरी ग्लैंड, जैसे कि आपने कहा पैनक्रियास। पैनक्रियास दोनों टाइप की है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल आते हैं। आपसे पूछा गया एंडोक्राइन सिस्टम, आपने एंडोक्राइन सिस्टम बनाना है और वहां पर क्या करना है? कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिखाने हैं। कौन कौन से पार्ट्स दिखाने? थायराइड ग्लैंड की प्रेजेंस बतानी है, इजी है, गले में होती है। टेस्टिस की आपको दिखानी है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर है। पैनक्रियाज है, जो आपके स्टमक के नीचे होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। आउटर स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन का आउटर स्ट्रक्चर है, वहां पर आपको क्या बना देनी है? ये सारे डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, बस टाइम ज्यादा न लगे, आपको ये इंश्योर करना है। नहीं आता है तो आप इस प्रकार का एक आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर दिखा देंगे लोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो ढूंढिए थायराइड ग्लैंड आपकी इमेज में कहाँ पर बनी है? नेक वाला जो रीजन होता है वहां पर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है थायरॉक्सिन, और ये इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और भी इनके फंक्शन होते हैं जो हमने पूरी टेबल यहाँ पे पढ़ी थी। सबसे पहले आपको थायराइड पूछा गया, तो थायराइड आपका मिल गया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ये बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं। नेक्स्ट हमें पूछा गया है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो आपकी मिलेगी, आपने कहा वो मेल में मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, टेस्टिस का जो फंक्शन होता है वो क्या है? यहाँ पर आपने कहा कि कुछ हार्मोन यहाँ पर रिलीज करना। ठीक है, जिससे कि सेकेंडरी कैरेक्टर आते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है। क्लियर है? ये जो हार्मोन है रिलीज करना, जिससे सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करना, प्लस यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन भी होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सेगमेंट आपके पास आता है वो है पैनक्रियास। आपने कहा जो पैनक्रियास होता है यहाँ पर, ये रहा पैनक्रियास। पैनक्रियास होता है वो स्टमक के नीचे होता है पैनक्रियास। पैनक्रियास का जो फंक्शन है सबसे पहले तो ये है कि पैनक्रियास दोनों टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी। कुछ ऐसा पार्ट है जो एंडोक्राइन सिक्रेशन यहाँ पर रिलीज करता है, यानी कि डायरेक्ट अपने सिक्रेशन को कहाँ डालेगा? ब्लड में डालेगा। एक्सोक्राइन भी होता है जो कि डक्ट होती हैं, और वो क्या करते हैं? अपनी सिक्रेशन को डक्ट के माध्यम से जानते हैं, जैसे कि डालते हैं। जैसे कि आपने कहा पैनक्रियाटिक जो जूसेस होते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। तो आपके आंसर तो मिल गए हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये तो आपके आंसर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अगर हम कहें कि अब टोटल देखें तो कितनी है आपके एंडोक्राइन सिस्टम में, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं? आपके हाइपोथैलेमस है, आपकी पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, ठीक है, या पैराथायराइड है। थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड भी होती है। क्लियर है? हार्ट है, हार्ट में आपका क्या आता है? थाइमस है। एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी में होता है, ये आपकी ग्लैंड में, ये आपको पार्ट बता रखे हैं कि थाइमस यहाँ पर होगी। ठीक है, किडनी आपको बोलेगा कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। और यही तो आपके पास क्वेश्चन आया था कि इमरजेंसी हार्मोन किससे कहते हैं? एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होती है, जो कि किडनी के ऊपर होती है। ठीक है, क्राउन जैसा शेप इसका होता है। क्लियर है? पैनक्रियास है, ओवरी है। मेल में क्या होगा? टेस्टिस है, तो फीमेल में ओवरी है। जो काम मेल में टेस्टिस का होगा वो काम फीमेल में ओवरी का होगा। ये सारे आपके पास क्या आते हैं? ग्लैंड्स आते हैं। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पर?
ऐसा तो नहीं है कि आपसे सैंपल पेपर में यही ऑप्शन पूछे गए हैं तो आगे भी यही आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इसीलिए आपको पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो याद होना चाहिए कि किसकी पोजीशन कहाँ पर है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास यही क्वेश्चन आएगा कि बताइए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास आएगी कि ये जो पार्ट्स हैं इन्हें आप डायग्राम के थ्रू समझाइए, ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए जब आपके एग्जाम हो और आपसे पूछा जाए कि थाइमस का फंक्शन बताइए या एड्रिनल की लोकेशन बताइए या फिर पिट्यूटरी के मल्टीपल जो फंक्शंस होते हैं उन्हें बताइए, तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको करना क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, लोकेशन ऑफ ग्लैंड, फंक्शंस ऑफ ग्लैंड, ये आपको क्या करना है, याद करना है। और इनसे क्या रिलीज हो रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। तो एक बार पूरा सिस्टम आप देखिए और इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26 और इसमें पूछा गया जब शुद्ध लंबे पौधे के शुद्ध लंबे मटर के पौधे का संकरण शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। इसमें बौने पौधे लक्षणों का क्या होता है, सचित्र समझाइए। पूछा गया इफ अ प्योर टॉल पी प्लांट इट मीन्स कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विद a pure dwarf plant means small t, then in F1 generation only tall parents appear. What happened to the traits of the dwarf plants described with figure? ये जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26, ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये आपसे पूछा गया है यहाँ से जो जेनेटिक्स वाला आपका पोर्शन है उससे पूछा गया है, ठीक है। इसी में पूरा जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक वाली यूनिट से ही पूछा गया। अनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, ये सेम आपकी यूनिट है। और डीएनए का पूरा नाम लिखिए, ये भी सेम आपका क्या है, उसी यूनिट से है। तो टोटल 4 नंबर का है। पहला जो यहाँ पे पोर्शन है 2 नंबर का आपके पास आता है। क्या बोला गया था आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने वाले होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है हम वो देखते हैं, ठीक है। हमें दिया है, आपसे एक कंडीशन पूछी गई है, पेरेंट आपके पास दिए गए हैं। सबसे पहले क्या बोले गए हैं, जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे इट मीन्स का टॉल प्योर टॉल पी प्लांट जिसे हम कैपिटल टी कहते हैं, इसको जब क्रॉस कराया जाता है एक प्योर ड्वार्फ टी प्लांट से, इसका मतलब हम उसे कहते हैं स्मॉल टी। अब ध्यान देखिए दोनों क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। दोनों ही क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब होता है कि जो बोथ ट्रेट हैं, जो दोनों ट्रेट हैं वो फॉलो करते हैं, जो दोनों एलील हैं, ट्रेट नहीं आएगा एलील आएगा, जो दोनों एलील हैं वो सेम ट्रेट को कोड करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर तो क्या सेम ही होगा, कैरेक्टर सेम है, लेकिन जो दोनों एलील हैं वो सेम ट्रेट को फॉलो करते हैं। इसी बात क्लियर है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था यहाँ पर तो सबसे पहले हमने टर्म्स देखे थे यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जब एक टॉल प्लांट, कैसा टॉल प्लांट है, प्योर है, प्योर का मतलब है होमोजाइगस टॉल, और होमोजाइगस जो ड्वार्फ है उससे क्रॉस कराए जाते तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमें बनाने हैं गैमीट। तो गैमीट जब बनते तो हमने देखा कि दोनों जो एलील हैं जब भी गैमीट बनते हैं तो ये डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। थोड़ा इधर देखेंगे ताकि हमारे पास पूरा आंसर हमारा एक ही स्लाइड में आ जाए। ये है पेरेंट जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है। ये है गैमीट। जब गैमीट बनते हैं तो हमने क्या बोला है कि दोनों जो एलील हैं वो सेपरेट गैमीट में चले जाएंगे इस प्रकार से। अब इनका क्या होगा, क्रॉस होगा तो हमारे पास क्या आएगी, F1 जनरेशन आएगी। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, आप पूरा स्पेस बनाएंगे। अगर आप क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से क्रॉस आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम कह सकते हैं कि F1 जनरेशन का जो हमारे पास रिजल्ट है वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसे हमने क्या कहा, ऑल टॉल कहा। इतना तो हमें जो क्वेश्चन है वो बताता है, इतना तो हमें क्वेश्चन ने ही बता रखा है कि सारे कैसे आए हैं, ऑल टॉल हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, यही प्रोसीजर होता है, ठीक है।
अब पूछा ये गया है कि फिर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या होता है, तो ये सबसे पहले आपसे पूछा गया है मेंडल के फर्स्ट लॉ से, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमसे ये पूछा गया है, जब हमने कहा कि जब हमने प्योर एक सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट, अब ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्लांट हाइट जो है वो कैरेक्टर है, टॉल हाइट एंड ड्वार्फ हाइट ये क्या है, हमारे ट्रेट्स होते हैं, हमारे पास ट्रेट आते हैं। हमने कहा जब हमने एक ही कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर लेकिन अलग अलग ट्रेट को ले करके दो पौधों के बीच में क्रॉस कराया, जो कि एक कैसा था, प्योर टॉल था, होमोजाइगस टॉल था, और एक क्या था, प्योर ड्वार्फ था यानी कि होमोजाइगस ड्वार्फ था। जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट के जो कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं। उस पेरेंट को हम कहते हैं डोमिनेंट, और जो दूसरा पेरेंट है जिसके कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं रेसेसिव। ठीक है, तो हमने कहा रेसेसिव के कैरेक्टर क्यों नहीं आए, तो जब मेंडल ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास सेम यहाँ पर क्या आया, यही रिजल्ट आया, तो वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने देखा कि जो दूसरा पेरेंट है उसके कैरेक्टर कहीं आए ही नहीं है। इसका आंसर लेने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने F1 जनरेशन के बीच में क्या करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया है, स्वपरागण। यानी कि हम स्वपरागण का मतलब, सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या होता है कि सेम जनरेशन है, यानी कि सेम जनरेशन है और इन्हीं पौधों को, यानी एक इसको ले लिया एक इसको ले लिया, इन्हीं के बीच में क्रॉस करा दिया कि अब देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर तो हमने कहा कि अलग अलग यहाँ पे क्या थे, ट्रेट अलग अलग थे, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, हमने कहा दोनों जो एलील है वो अलग अलग ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी क्या है, F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन के बीच में इन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस करवा दिया। सेम है, यहाँ पर ये क्या होंगे, पेरेंट होंगे, यहाँ पर ये क्या होंगे, पेरेंट होंगे, F1 जनरेशन ही पेरेंट है। फिर बनते हैं गैमीट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे, F1 जनरेशन का जब क्रॉस करवा रहे हैं, यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे वो नंबर ऑफ गैमीट भी दो हैं और टाइप्स ऑफ गैमीट भी दो हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ गैमीट दो हैं लेकिन टाइप्स ऑफ गैमीट सेम है, दोनों सेम है लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब हमारे पास क्या आएगी, F2 जनरेशन आएगी, जो इस प्रकार से आएगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि तीन जो हमारे पास प्लांट हैं वो आए हैं टॉल, एक जो हमारे पास आया है वो है ड्वार्फ। ठीक है, यही तो है, ये है ड्वार्फ। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे रिजल्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिजल्ट में क्या हुआ, आपने कहा जब F2 जनरेशन आई तो हमारे पास जो बोना जो कैरेक्टर था, जो ड्वार्फनेस थी वो हमें दिखाई दी। इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि आपसे पूछा क्या गया है कि जब क्या हुआ, इनका क्रॉस कराया जाता है तो F1 में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं, इसमें बौने लक्षणों का क्या होता है, सचित्र समझाई। यानी कि हमने बोला था व्हाट हैपेंस टू द ट्रेट्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स डिस्क्राइब विद फिगर। हमने कहा छोटे प्लांट जो ड्वार्फ प्लांट था उसके कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्यों नहीं आए, क्योंकि वो जो ड्वार्फनेस के लिए जो कैरेक्टर है, या जो ड्वार्फनेस के लिए जो यहाँ पे एलील हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं थे। तो हमने पाया कि कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रेट होते हैं जो अपने ट्रेट्स को तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, इट मीन्स कि वो रेसेसिव हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं कि जो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अपने गुण को दिखा रहे हैं, तो ये हमने कहा ये तो डोमिनेंट है। लेकिन दूसरा पेरेंट ऐसा था, उसने अपने गुण को तभी प्रदर्शित करना है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो। होमोजाइगस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोनों एलील, एलील क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो आपके पास क्या आती हैं, जीन्स आती हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज एलील। तो एलील क्या होते हैं कि हमने कहा कि दोनों एलील जब एक ही प्रकार के ट्रेट को, जैसे ये भी बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, ये भी बौनेपन के लिए उत्तरदायी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये तो टॉलनेस के लिए है और ये डॉर्फनेस के लिए, तो दोनों अलग अलग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो जीन जो है जितना प्रभावी होगा वो अपने गुण को प्रदर्शित कर पाएगा। जैसे कि ये जो जीन है हमारा या ये जो एलील है ये प्रभावी है, तो यहाँ पे टॉल प्लांट आपको दिखेंगे। ये प्रभावी नहीं है क्योंकि इसकी प्रेजेंस में इसके जो गुण है वो क्या हो जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं, तो ये प्रभावी नहीं है। ये अपना गुण क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभावी नहीं है, अपने गुण को तभी एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आपसे पूछा गया था व्हाट हैपेंस टू द ट्रेट्स ऑफ
द ड्वार्फ प्लांट्स, आपने कहा क्योंकि ड्वार्फ प्लांट्स अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ड्वार्फ प्लांट के जो कैरेक्टर हैं वो सप्रेस हो जाते हैं या वो हाइड हो जाते हैं डोमिनेंट ट्रेट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास रेशियो आते हैं, जैसे कि एक तो आता है जीनोटिपिक रेशियो जो जीन्स की कंडीशन हमें बताता है, और एक आता है फेनोटिपिक रेशियो जो हमें फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मिलता है। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे तो हमने कहा 3 टॉल है, 8 ड्वार्फ है, तो हमने कहा फेनोटिपिक रेशियो 3:1। लेकिन अगर जीन्स की कंडीशन के बेसिस पे देखें तो हमने कहा एक तो टॉल है, एक तो प्योर टॉल है, तो हमने कहा 1, हमने कहा 2 हाइब्रिड टॉल है, दोनों टॉल है लेकिन दोनों हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों जो एलील हैं वो डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। माना कि ये दोनों लंबे हैं लेकिन कैसे लंबे हैं, हाइब्रिड हैं। तो हमने कहा 2 कैसे हैं, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल है, एक हमने कहा ड्वार्फ है, तो एक कैसा है यहाँ पे प्योर ड्वार्फ है या प्योर क्या है, हम यहाँ पे बौना है। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, दोनों अलग अलग आते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इस लॉ का भी नाम आप अभी नोट कर लेंगे। ये आया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, चलिए चलिए तो आपने अपना क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन इजी है कि आनुवंशिकता जनक किसे कहते हैं। आपने कहा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे इसका क्या है पूरा नाम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये आपने नोट कर लिया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे कि फादर कौन है, किसके यहाँ पे आनुवंशिकता के फादर कौन है, हु इज known as the father of heredity, and write the full name of DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 27, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।